आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन, इनका जो शासनकाल रहा है, इनका जो राज्यकाल रहा है, उस राज्यकाल में किस तरह बुद्ध धम्म अपने उन्नति के शिखर पर था, अपने विकास के चरम पर था, इस बात को हमने देखा पिछली कड़ियों में। आइए ज़रा आज एक नई बात जोड़ते हैं इसी के साथ कि सम्राट हर्षवर्धन का ये जो समय था, इसी समय के विषय में बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन के समय में ही बुद्ध धम्म अपने विकास से नीचे गिर गया था, वो अपने अवनति की ओर चला गया था। तो देखिए, दो चीज़ें शासनकाल के संबंध में इतिहास में भी दर्ज है और लोगों के कहने सुनने में भी आती है। अब सवाल ये उठता है कि जो सम्राट हर्षवर्धन, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को राजाश्रय देकर इतना उसे विकास के जो अवसर होते हैं वो प्रदान किए, वहाँ के छात्रों को, वहाँ के आचार्यों को संरक्षा प्रदान की, वो सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि नैतिक भी। और एक दूसरी बात कि सम्राट हर्षवर्धन के समय ही हम लोग देखते हैं कि उन्होंने स्वयं बौद्ध साहित्य की रचना की। तो ऐसी स्थिति में सम्राट हर्षवर्धन के उस राज्यकाल को, उस शासनकाल को ये कहना कि उन्हीं के समय में बुद्ध धम्म की अवनति हुई, तो ये थोड़ा सा संयुक्तिक नहीं लगता है। लेकिन ये बात जब आती है तो इस बात के साथ इस बात को भी जोड़ा जाता है कि बुद्ध धम्म की अवनति के लिए महायान ये सबसे बड़ा जिम्मेदार रहा। तो ये भी बात सम्राट हर्षवर्धन के ही राज्यकाल से जुड़ती है। लेकिन अगर हम इसी वक्त में, क्योंकि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग इसी समय भारत में थे जब सम्राट हर्षवर्धन का राज्यकाल चल रहा था, तो ह्वेनसांग की यात्रा वर्णन में, उनके वृत्तांत में अगर हम इसे खोजने की कोशिश करें या फिर इसका एक तुलनात्मक अभ्यास करें, तो हम ये देखते हैं कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा भिक्षु इस समय भारत में थे और लगभग 5,000 से ज़्यादा संघाराम उस वक्त भारत में थे। तो जहाँ संघाराम थे, भिक्षु थे, तो जनता भी तो रही होगी। अब बौद्ध जनता, बौद्ध भिक्षु 3 लाख से ज़्यादा और 5,000 से ज़्यादा संघाराम, ये वृत्तांत मिलता है ह्वेनसांग की यात्रा वर्णन में। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो निश्चित रूप से उस समय बौद्धों की संख्या कोई कम नहीं रही होगी। और इसलिए ये कहना कि भाई बुद्ध धम्म सम्राट हर्षवर्धन के वक्त में अपने पतन की ओर था या फिर पततोन्मुख था, तो ये बात ठीक नहीं लगती। लेकिन बहुत लोग इसे इस अवनति के लिए महायान को भी दोषी ठहराते हैं। अब जिस प्रकार बौद्ध धर्म के विरोधी तिल का ताड़ बनाते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। बुद्ध धर्म के सब कोई समर्थक तो है नहीं, उसके विरोधक भी है। तो जो विरोधी मत वाले जो लोग हैं वो तिल को ताड़ बना देते हैं। महायान ये कोई बुद्ध धर्म के पतन का कोई रास्ता नहीं है। तो देखिए कि कुछ लोग तो शराब को भी धम्म के विनाश का कारण बताते हैं, लेकिन अगर हम अन्य जगह में देखें तो वहां भी इसका सेवन कोई कम नहीं है। और इसलिए इन सारी चीजों को अगर महायान से जोड़कर देखा जाए तो शायद हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो अपने राज्य के उत्तरार्ध में सम्राट हर्ष ने पशु वध का निषेध किया था। यह सम्राट हर्ष की एक विशेषता रही कि उन्होंने अपने शासनकाल के उत्तरार्ध में, मतलब जो अंतिम समय था, तब उन्होंने पशुवध को निषेध किया था। और ह्वेनसांग के लौट जाने के बाद
सम्राट की हत्या करने के लिए कई षड्यंत्र भी रचे गए और सम्राट की बौद्ध धर्म निष्ठा और बढ़ती चली गई। इन्होंने अपने शासनकाल में पशु वध को निषेध कर दिया था। बुद्ध धर्म के प्रति उनकी निष्ठा बढ़ती चली जा रही थी क्योंकि उनके हत्या के षड्यंत्र बार बार दिखाई दे रहे थे, वो उजागर हो रहे थे। वे अपना अधिकाधिक समय धर्म चर्चा में व्यतीत करते, जिनमें उनकी बहन राजश्री ये मुख्य रूप से भाग लेती थी। अब ह्यून त्सोंग के लौटने के बाद चीन के साथ उनके मैत्री संबंध बनाए उन्होंने, और अपने राजदूत उन्होंने चीन भेजे। अब इसके बदले में चीन सम्राट ने अपने राजदूत को एक विशिष्ट प्रकार की नारंगा लेकर कन्नौज भेजा और यह कीमती उपहार देकर सम्राट हर्ष ने चीनी राजदूत को फिर वापस भेजा। तो हर्ष को मंत्री अर्जुन ने, हर्ष का एक मंत्री था अर्जुन, उसने षड्यंत्र किया और उसने राजद्रोह कर लिया और इसकी जो कीमत थी वो सम्राट की जान थी। लेकिन उस अद्भुत नारंगी और सम्राट की संपत्ति का अधिकार करने का उसने प्रयत्न किया, लेकिन वो उसमें वो सफल नहीं हो पाया और चीनी राजदूत ने तिब्बत के राजा की शरण ग्रहण की और तब चीन के सम्राट का वो दामाद भी था जो राजदूत आया था, वो जो चीन से। तो चीनी राजदूत की शिकायत पर उसने भारत पर आक्रमण कर अर्जुन को दंडित किया और तिब्बती सम्राट ने उस राजद्रोही को मरवा दिया। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन के राज्यकाल में जब उनका उत्तरार्ध था तो इस उत्तरार्ध में उनकी हत्या के भी बड़े प्रयास हुए, मतलब उनकी राज सत्ता को छीनने की बड़ी कोशिश हुई क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उनकी एक बहन थी राजश्री, वो भी धम्म कार्य में बड़ी लीन थी और उनका भी अपना कोई ऐसा परिवार नहीं था क्योंकि उनके पति की भी हत्या हो गई थी। तो ऐसी पूरी स्थिति में उनके राज्य में बड़े राजद्रोह हुआ करते थे और सम्राट की हत्या के षड्यंत्र भी उस वक्त बड़े उजागर हुआ करते थे। तो सम्राट हर्षवर्धन का ये जो समय है, इस समय के लिए उस वक्त की परिस्थितियों को ये कहा जा सकता है, लेकिन इसके लिए बुद्ध धर्म के अवनति का या फिर पततोन्मुख होने का कोई खास संबंध यहाँ नजर नहीं आता। तो यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम आज की बात को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।